हाँ तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पृथ्वी के बारे में डिटेलिंग करेंगे। इसके पहले हम सफलतापूर्वक सन, मून और भी जो उपग्रह ग्रह या उनसे जुड़े अभियान हैं उनको हम देख चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आप पिछली कक्षाओं को पूरा कर चुके होंगे। और अगर आपको परीक्षा के लिए फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स और नोट्स, ये तीनों का संकलन चाहिए तो आप कीवर्ड्स क्लासेज पर विजिट कर सकते हैं और हमारे विश्व भूगोल कक्षाओं को देख सकते हैं। चूँकि जो वनडे एग्ज़ाम होता है उसमें हमेशा से ऑनलाइन क्वेश्चनों की मांग होती है, तो इस क्लास से और इस नोट से यह आपकी मांग पूरी हो जाएगी। तो हमारे साथ बने रहिएगा और हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पृथ्वी के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। तो देखिए, आपको स्क्रीन पर एक गोला दिख रहा होगा, एक सर्किल दिख रहा है आपको। इसमें कुछ वर्ड लिखे हुए हैं। आर्कटिक वृत्त लिखा हुआ है, कर्क रेखा लिखा हुआ है, विषुवत या भूमध्य रेखा लिखा हुआ है, मकर रेखा है और अंटार्कटिक वृत्त है। कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, 0 डिग्री, 23.5, 66.5, 23.5 ये, 23.5 साउथ। कुछ डेट दिख रही है, 21 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर और 22 दिसंबर। ठीक है, तो अभी इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी देखिए, आज शुरू करते हैं, फैक्ट शुरू करते हैं। पृथ्वी की आकृति कैसी है? सबसे पहले तो बात यह है, लोग जानते हैं कि गोल है, धरती गोल है। गोल नहीं है, ये है जियोइड। कैसी है शेप इसकी? जियोइड है ये। इसको हिंदी में बोलते हैं लक्षाभ, गोलाभ भी बोलते हैं या ऑब्लेट स्फेरॉइड भी बोलते हैं इसको। नोट कर लीजिएगा। और जो भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको आप अपने मेरे साथ नोट्स में ऐड ऑन करते चलिएगा। और पृथ्वी की जो आयु है, एज है, वह 4.60 अरब वर्ष है अभी तक। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत जो है वह है कांट लाप्लास सिद्धांत। थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आयु में और उम्र में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा आपको तो मैं इसको समझाऊंगा, लेकिन आप पहले बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, फिर देखिए, सूर्य से पृथ्वी की दूरी या पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है वह 1.496 × 10⁸ किलोमीटर की है। सॉरी, फिर पृथ्वी की जो औसत त्रिज्या है वह 6370 किलोमीटर की है। ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास, ये होता क्या है इसको समझ लेंगे 10 सेकंड में। ये आपकी पृथ्वी है, तो यह जो नॉर्थ पोल है और यह साउथ पोल है, इसके जो बीच की दूरी है इसको बोलते हैं ध्रुवीय व्यास, जो कि 12714 किलोमीटर की है। और जो विषुवतीय व्यास है इसको बोलते हैं विषुवतीय व्यास, जो कि ईस्ट से वेस्ट नापते हैं, और यह जो है वह 12756 का है। तो कभी स्टेटमेंट देता है कि ध्रुवीय व्यास की लंबाई विषुवतीय व्यास से अधिक है, तो यह स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, ध्यान दीजिएगा। फिर है विषुवतीय परिधि, इसका जो लंबाई है वह है 40075 किलोमीटर। अब जो धरातल है, सरफेस जो है, उसका संपूर्ण क्षेत्रफल जो है वह है 5101 किलोमीटर स्क्वायर। पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, कितना भारी है ये? 5.882 × 10⁻21 टन का है ये। औसत घनत्व तो कितना है? 5.17 का घनत्व है इसका। परिक्रमण काल जो है वह 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड का है। हम लोग जानते हैं कि एक साल में पृथ्वी घूमती है, लेकिन 365 दिन ही जानते हैं केवल। लेकिन जो डिटेलिंग है ना इसमें, इस क्लास का यही फ़ायदा है कि 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड, इतना इसका परिक्रमण काल है। अब बात करें घूर्णन काल की, तो जो घूर्णन काल है वह 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकेंड का है। यह घूर्णन काल है। अब देखिए, वार्षिक गति 107,160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक साल में घूमती है। दैनिक गति जो डेली घूमती है वह 1669.8 किलोमीटर प्रति घंटा। विषुवत रेखा से इसकी ये जो दैनिक गति है वो ज्ञात करते हैं हम लोग। फिर आगे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि एफेलियन और पेरिहीलियन क्या होता है। तो उपसौर जो है यह सूर्य से न्यूनतम दूरी और सूर्य से अधिकतम दूरी है पृथ्वी की। तो जो उपसौर है वह
3 जनवरी को होता है और अपसौर जो होता है वह 4 जुलाई को होता है। इसमें संबंध क्या है कि इस दिन सबसे पास होती है पृथ्वी सन के, सबसे पास। आप कहेंगे सर पास होती तो गर्मी ज़्यादा क्यों नहीं होती है? तो ये आपकी ज्योमेट्रिकली ये नापते हैं इसको, ठीक है, ऐसे जो हम लोग पढ़े थे ना वो लॉ क्या था, केपलर वाला, उसमें। और जो उपसौर होता है इस दिन सबसे दूर होता है सूर्य से पृथ्वी। तो हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं, ना कि हम नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वर्ड बड़ा पॉपुलर है, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं? तो जो लेटी हुई हैं वही ये हैं लैटिट्यूड, लैटिट्यूड। अब 2 वर्ड दीजिएगा ध्यान, अक्षांश रेखाएं और अक्षांश क्या होता है, दोनों में अंतर है। अक्षांश जो होता है वो एक एंगल होता है और अक्षांश रेखाएं जो नंबर ऑफ लाइंस होती हैं। तो ये जो आपको एक गोला दिख रहा है सामने, वृत्त दिख रहा है, उसमें एक लिखा हुआ है कर्क, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और कैंसर। ये गलत लिखा गया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ये ऊपर जो है यह होगा कैंसर, ये है कैंसर, और यहाँ जो है ये कैप्रिकॉर्न होगा, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिएगा, ऊपर कैंसर है और नीचे कैप्रिकॉर्न है। देखते होंगे आप, जो छोटे बच्चे होते हैं वो कैफ्री पहनते हैं, कैफ्री, तो नीचे क्या होता है, कैप्रिकॉर्न होता है। तो कैफ्री कहाँ पहनी जाती है, पैर में पहनी जाती है, तो याद रखिएगा कैप्रिकॉर्न नीचे होगा, ठीक है। तो ये अक्षांश रेखाएं दर्शाई गई हैं ना आपको, ये लाल जो कलर से दिखाई गई हैं, ये क्या है, ये अक्षांश रेखाएं हैं, ये लेटी हुई हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर तथा दक्षिण किसी भी स्थान की भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी, एंगुलर डिस्टेंस जो होता है उसको अक्षांश कहते हैं। समान अक्षांशों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। कहने का मतलब ये है, ध्यान दीजिएगा, कि यह जो आपका अर्थ है, यहाँ पे भूमध्य रेखा से, जो बीच में विषुवत रेखा है भूमध्य रेखा है, भूमध्य मतलब धरती के मध्य से जो रेखा जा रही है उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। उत्तर तथा दक्षिण, ठीक है, साउथ में या नॉर्थ में किसी भी स्थान की जो एंगुलर दूरी है, कोणीय दूरी है, ठीक है, जो कोणीय दूरी है, जैसे मान ली इसका है कोणीय दूरी कुछ है, तो यही क्या है, अक्षांश है। और इस अक्षांश से जो रेखा मिला रही है उसको अक्षांश रेखा कहते हैं। यह काल्पनिक रेखाएं आपको धरती पर कहीं दिखेंगी नहीं, इसका यूज केवल किया जाता है पोजीशन याद करने के लिए या ज्योग्राफी में स्टडी कर लिए, ठीक है। अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर होती हैं, अतः कभी भी एक दूसरे को ये नहीं काटती हैं, परस्पर ये काटती नहीं हैं। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के किसी भी स्थान पर अक्षांश का निर्धारण ध्रुव तारे या सूर्य की सहायता से किया जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सदर्न क्रॉस नामक तारे की सहायता से किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, आप नोट कर लीजिएगा। जो यहाँ जो भी पढ़ा रहे हैं ना, एनसीईआरटी का नोट्स इसमें इंक्लूड है। तो उत्तरी गोलार्ध में ध्रुव तारे से और दक्षिणी गोलार्ध में सदर्न क्रॉस तारे से सहायता से अक्षांश ज्ञात किया जाता है। कुछ अक्षांश रेखाओं को का नाम दिया गया है, देखिएगा। पहला है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको कि 23.5 उत्तरी अक्षांश को बोला जाता है। मकर रेखा किसे बोलते हैं, दक्षिणी अक्षांश जो होता है दक्षिणी वृत्त में, ठीक है, उसमें जो 23.5 वाली रेखा है उसको बोलते हैं मकर रेखा। आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा जो होती है वह 66.5 उत्तरी अक्षांश और 66.5 दक्षिणी अक्षांश की रेखाओं को क्रमशः आर्कटिक और अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर की होती है। चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 झुकी हुई है, अतः वह अपने कक्ष तल में के साथ 90 डिग्री का कोण न बनाकर 66 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब कहने का यह है कि यह जो पृथ्वी है, आप जो देख रहे हैं एक्सिस इसका, ये ऐसे ना होकर पृथ्वी का एक्सिस जो है वह थोड़ा ऐसे है, ठीक है, सरफेस से झुका हुआ है। कितना, 23.5 झुका हुआ है, ठीक है। अब देखिए एक एक करके सारी रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। कर्क रेखा क्या होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में क्या फैक्ट्स दिए गए हैं। पृथ्वी के अक्ष के 23.5 झुकी होने के एवं पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के कारण सूर्य के सम्मुख एक वर्ष में एक बार 23.5 उत्तरी अक्षांश तथा एक बार दक्षिणी अक्षांश
आता है। ठीक है, तो परिक्रमण मतलब होता है ईयरली, परिक्रमण ये वार्षिक गति है। एक साल में जो चक्कर काटती है पृथ्वी सूर्य की उसको बोलते हैं परिक्रमण। ठीक है, तो एक बार साउथ वाला आएगा, एक बार नॉर्थ वाला आएगा। ठीक है, अक्षांश। तो 23.5 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और सूर्य कर्क रेखा पर 21 जून को लंबवत चमकता है। सूर्य 21 जून को, डेट याद रखिएगा, लंबवत कब चमकता है कर्क रेखा पर, तो 21 जून को चमकता है। अब क्या है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.5 दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। मकर रेखा नीचे होती है भूमध्य रेखा से, और जो कर्क रेखा होती है वो भूमध्य रेखा के ऊपर होती है। ठीक है, इंडिया कहाँ पे लोकेट करता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर पढ़े होंगे तो, नहीं तो आगे हम इसको पढ़ा देंगे। वस्तुतः इनफैक्ट सूर्य कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच वर्ष भर लंबवत चमकता है। ठीक है, तो सूर्य की जो पोजीशन है, जो आप इसको ज्ञात कर सकते हैं, सूर्य को अगर पकड़ना है या सूर्य से आपको मिलना है तो ये है कर्क रेखा और ये है आपकी मकर रेखा, और इसके बीच में जो है वो है भूमध्य रेखा। तो जो सन है उसकी जो लोकेशन है, आपको अगर लोकेशन चाहते हैं, जो सन की लोकेशन है, तो सन यहाँ से लेके, ठीक है, सन यहाँ मतलब इसी एरिया में कहीं ना कहीं सन आपको मिल जाएगा। अब आपको अगर सूर्य भगवान से मुलाकात करना है आपको, तो आप इसी एरिया में कहीं ना कहीं रहेंगे तो उनसे एक बार, वर्ष में एक बार या 2 बार मुलाकात हो ही जाएगी। ठीक है, बहुत आसान समझाया जा रहा है आपको। और देखिए एक वर्ड आता है, बहुत अच्छा वर्ड है, इक्विनॉक्स। इसको बोलते हैं हिंदू में विषुव बोलते हैं, हिंदी में विषुव। थोड़ा बोलते बोलते कभी जबान अगर स्लिप कर जाए तो बुरा ना मानिएगा। 21 मार्च 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती हैं। किस पर? विषुवत रेखा पर, मतलब कि इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर। इस अवस्था को विषुव कहते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए, छोटा सा फिगर बना के समझा देते हैं आपको। यह है आपका अर्थ, यह है आपका विषुवत रेखा। यहीं पर 21 मार्च 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर, ये 2 स्थितियां हैं जब विषुवत रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, यहां से होकर गुजरता है। ठीक है, इसी अवस्था को विषुव बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं। इसका संबंध इक्वेटर से ही है। इस दिन पृथ्वी के प्रत्येक भाग में दिन और रात बराबर होते हैं। तो कभी पूछता है क्वेश्चन कि पृथ्वी के प्रत्येक भाग में दिन और रात की लंबाई कब बराबर होती है, तो यह 21 मार्च को होगी और 23 सितंबर को। यही 2 डेट हैं जब दिन और रात की लंबाई बराबर होगी। उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध के लिए विषुव भिन्न भिन्न होता है। कौन कौन से विषुव होते हैं देखिएगा, जो बसंत विषुव होता है और एक शिशिर विषुव होता है। आप सुने होंगे स्प्रिंग सीजन आ गया, बहुत अच्छा लगता है, ना बहुत ठंडी ना बहुत गर्मी, जो कि अभी आने वाला है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। और एक होता है ऑटम इक्विनॉक्स। ठीक है, जब ठंडी से गर्मी का सीजन आता है तो स्प्रिंग आता है, और जब गर्मी से जब ठंडी में इंटर करता है तो वो ऑटम आता है। ये बात कर रहे हैं हम अपने लिए बात कर रहे हैं, यानी कि हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में बात कर रहे हैं और इंडिया की बात कर रहे हैं, चूंकि ये वीडियो मोहित देख भी रहे हैं। तो 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध का बसंत है, इसे ही बसंत विषुव कहते हैं। अगर एग्जाम में घुमाएगा तो उत्तरी को दक्षिणी कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध का बसंत विषुव है, लेकिन इसी डेट को अगर आप जाएंगे साउथ में तो बसंत विषुव नहीं होगा। ठीक है, वहां पे शिशिर विषुव होगा, ऑटम होगा। 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध का बसंत है। तो बसंत ऋतु आपका जो साउथ हेमिस्फीयर है वहां पे 23 सितंबर को आती है, और नॉर्थ में 21 मार्च को आती है, जो कि अभी जस्ट आने वाली है। इसे ही शिशिर विषुव कहते हैं या ऑस्ट्रल इक्विनॉक्स कहते हैं। ठीक है, जब सूर्य 21 मार्च तथा 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, तब सूर्य की किरणों का आपतन कोण विषुवत रेखा पर 90 डिग्री, कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर 66.5 और आर्कटिक एवं अंटार्कटिक वृत्त पर 23.5 तथा ध्रुवों पर 0 कोण बनता है। आप इसको पॉइंट वाइज अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब एक वर्ड आता है कर्क संक्रांति
और या ग्रीष्म अयनांत। संक्रांति आप वर्ड सुने होंगे, मकर संक्रांति, वैसे ही एक आती है कर्क संक्रांति, इसको बोलते हैं इंग्लिश में समर सॉलिस्टिस। यानी कि 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं और इस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सर्वाधिक लंबी होती है। इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। मतलब 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में, या इसे ग्रीष्म अयनांत भी बोलते हैं। इस दौरान उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल होता है। यह अपने नॉर्थ हेमिस्फीयर में जहाँ हम बिलोंग करते हैं वहाँ पे गर्मी का मौसम होता ही है। 21 जून को भयंकर गर्मी पड़ती है, तो उसी की बात कर रहा है ये। 21 जून के बाद सूर्य कर्क रेखा से दक्षिण की ओर अग्रसर हो जाता है। अब सूर्य देवता नीचे चले जाते हैं, धीरे धीरे इनकी दूरी बढ़ने लगती है कर्क रेखा से, जिसे दक्षिणायन कहते हैं या सदर्न सन कहते हैं। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणों का आपतन कोण 90 डिग्री होता है। भूमध्य रेखा पर 16.5 होता है। मतलब अगर कर्क रेखा पर 90 डिग्री का कोण हो रहा है तो आप ये कहेंगे कि ये कर्क रेखा है, तो यहाँ पे सूर्य यहीं पे है, ऊपर जस्ट कर्क रेखा के ऊपर ही है। अगर 90 डिग्री है तो इसका मतलब कहेंगे कि उसी अक्षांश के ऊपर ही चमक रहा है सूर्य। ठीक, तो भूमध्य रेखा पर 66.5, मकर रेखा पर 43 डिग्री, अंटार्कटिक रेखा पर 0 डिग्री तथा आर्कटिक वृत्त पर 47 डिग्री तथा उत्तरी ध्रुव पर 23.5 का होता है। यह थोड़ा सा क्लिष्ट है, लेकिन इसको आप नोट कर लेंगे तो ये बहुत काम देगा आगे चल के। ठीक, इस तिथि को नॉर्वे, जो कि आर्कटिक रेखा पर स्थित है, ऊपर नॉर्वे ऊपर स्थित है, में अर्धरात्रि का सूर्य दिखाई देता है। आधी रात को 12 बजे भी सूर्य दिखाई देता है, इसलिए नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश भी कहते हैं। तो किस देश को बोलते हैं? मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को बोलते हैं। फिर है मकर संक्रांति, जो अभी जस्ट बीती 1 महीने पहले, 20 दिन पहले। तो उसके बारे में क्या है? खूब पतंग उड़ाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। उसको बोलते हैं विंटर सॉलिस्टिस। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं। क्लियर है? जब कर्क संक्रांति है तो 21 जून को सूर्य की किरणें ऊपर चमक रही हैं। अब ये 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं। अतः इस तिथि को दक्षिण गोलार्ध में दिन की अवधि सर्वाधिक लंबी होती है। इसे ही मकर संक्रांति या शीत अयनांत या विंटर सॉलिस्टिस बोला जाता है। इस दौरान दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल तथा उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल होता है, जो कि जस्ट अभी हम लोग का बीता है। 22 दिसंबर के बाद सूर्य की उत्तर की ओर अग्रसर हो जाता है, जिसे उत्तरायण कहते हैं। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणों का आपतन कोण 90 डिग्री, वही चीज़ है जैसे पिछले पढ़े हम लोग। भूमध्य रेखा पर 66.5, कर्क रेखा पर 43, आर्कटिक रेखा पर 0 डिग्री और अंटार्कटिक रेखा पर 47 डिग्री तथा दक्षिणी ध्रुव पर 23.5 डिग्री का कोण होता है। ये बहुत उलझाने वाला तो है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस प्रकार 22 दिसंबर से 21 जून तक सूर्य उत्तरायण होता है और 21 जून से 22 दिसंबर तक सूर्य दक्षिणायन होता है। 23 सितंबर से 21 मार्च तक दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह का दिन होता है। पोल की बात कर रहा है। और उत्तरी ध्रुव पर 6 माह की रात होती है। 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर 6 माह का दिन होगा और दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह की रात होगी। अर्थात मतलब कहने का यह है, देखिएगा, सॉरी, ये आपका अर्थ है, ये है अर्थ। तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। जब सूर्य, ये मकर रेखा, ये कर्क रेखा, जब सूर्य यहाँ से चलेगा, तो जब अब बताइए, जब सूर्य यहाँ पे है, सन यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या, यहाँ दिन ही होगा ना, और यहाँ पे दूरी ज़्यादा बढ़ गई है तो यहाँ पे रात होगा। जब यहाँ से चलेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे दिन होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे रात होना शुरू हो जाएगा। और जब यहाँ से साउथ की ओर चलेगा तो यहाँ पे रात होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे दिन होना शुरू हो जाएगा। यही होता है 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात। ठीक है, पृथ्वी की दैनिक घूर्णन गति के कारण दिन रात होता है। किसके कारण? दैनिक घूर्णन गति के कारण दिन रात होता है। जबकि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण गति या परिक्रमा के कारण ऋतुएं बदलती हैं, जो कि ठंडी, गर्मी और बरसात का मौसम समझते हैं आप। जब वो साल भर घूमता है तो ऋतु बदलती हैं, और जब डेली घूमता है तो दिन और रात होती है। ये एग्जैक्ट लाइन आपकी एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगी। अब देखिए
ये सारा फैक्ट्स था अक्षांश रेखाओं के चलते, और जो भी ये घटना घट रही है अयनांत वाली या सॉलिस्टिस वाली, ये सारा किससे रिलेटेड है? अक्षांश से रिलेटेड है। इसमें देशांतर का कोई रोल नहीं है। अब है देशांतर रेखाएं या लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं इनको। किसी भी स्थान की प्रधान याम्योत्तर रेखा, मतलब कि 0 डिग्री देशांतर से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं। समान देशांतर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो ध्रुवों से होकर गुजरती है को देशांतर रेखा कहते हैं। तो देशांतर अलग है, देशांतर क्या है? कोण है, और देशांतर रेखा क्या है? ये लाइन्स हैं। यह रेखाएं प्रधान याम्योत्तर रेखा यानी कि ग्रीनविच लाइन बोलते हैं से पूर्व तथा पश्चिम की ओर 180 डिग्री तक होती हैं, अतः संपूर्ण ग्लोब पर 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, देखिए जैसे आपको दर्शाया गया है इसमें, ये जो फिगर दिख रहा है आपको, देखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, और ये जो रेखाएं हैं, ये जो आ रही रेखाएं ऐसे लंबी रेखाएं, इन्हीं को बोलते हैं देशांतर। दो देशांतर के बीच की जो दूरी है वह 111.32 किलोमीटर या 32 किलोमीटर होता है, और सारी देशांतर रेखाएं क्रमशः नॉर्थ पोल और साउथ पोल से होकर गुजरती हैं। अब आगे बढ़िए, देखिए एक चीज यहां छूट गया, ये जो 0 डिग्री है ना, इसी को बोलते हैं प्रधान याम्योत्तर रेखा, यानी कि 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं इसको। और ये जो है इधर 0 डिग्री के इधर जो है, ये इसको बोलते हैं पूर्व देशांतर रेखाएं, और जो 0 डिग्री के इस साइड में उसको बोलते हैं पश्चिमी देशांतर रेखाएं। ठीक है, भूमध्य रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर की होती है। किस पर? भूमध्य रेखा की बात कर रहा है ये, भूमध्य रेखा पर। ठीक है, यहां पे इसकी दूरी मैक्सिमम होती है, ऊपर दूरी क्या होती है? घटते जाती है, और यहां पे दूरी क्या नीचे आके दूरी घटते जाती है। भूमध्य रेखा पर 2 देशांतरों के बीच की दूरी को पार करने में सूर्य 4 मिनट का समय लेता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का समय लेता है। किस पर? भूमध्य रेखा पर। 2 देशांतर रेखाओं के मध्य उत्तर से दक्षिण फैले विस्तृत क्षेत्र या पेटी को गोरे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, गोरे याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। एक एपैरेटस है क्रोनोमीटर, इसकी सहायता से पृथ्वी पर किसी स्थान का देशांतर ज्ञात किया जाता है। तो क्रोनोमीटर ध्यान दीजिएगा। अब है पृथ्वी का भूचुंबकीय ध्रुव। पृथ्वी का भूचुंबकीय उत्तरी ध्रुव कनाडा के प्रिंस ऑफ वेल्स द्वीप पर 71 डिग्री उत्तर अक्षांश तथा 96 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थित है, जबकि दक्षिणी भूचुंबकीय ध्रुव अंटार्कटिका के साउथ विक्टोरिया द्वीप पर 66 डिग्री दक्षिण अक्षांश तथा 139.6 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इन दोनों ध्रुवों को डाईपोल कहा जाता है। ये जो डाईपोल है यह मैग्नेटिक डाईपोल है। स्पष्टता उत्तर तथा दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे के प्रति ध्रुवस्थ अर्थात एकदम विपरीत नहीं है। यही कारण है कि पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष पृथ्वी के ज्यामितीय केंद्र से होकर नहीं गुजरता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिएगा। अब है प्रधान याम्योत्तर रेखा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं। यह रेखा लंदन के निकट स्थित ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है। इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। यह रेखा 8 देशों से होकर गुजरती है, जो क्रमशः हैं यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना एंड टोगो। इसकी ट्रिक आपको एक शॉर्ट्स के माध्यम से बता देंगे। इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है, आप 8 देश याद कर लेंगे, एग्जाम में पूछता भी है। ब्रिटेन के ग्रीनविच रेखा की स्थानीय समय को ब्रिटेन का प्रमाणिक समय माना जाता है, जिसे ग्रीनविच मीन टाइम या GMT भी कहते हैं। ग्रीनविच रेखा से प्रति डिग्री देशांतर पूरब जाने पर 4 मिनट अर्थात प्रति 15 मिनट देशांतर पर 1 घंटे समय बढ़ता है। मतलब जो सूर्य है वह 15 डिग्री जाने में 1 घंटे का समय लगता है। ठीक है, सूर्य को या किसी को भी कोई जाएगा तो 15 डिग्री देशांतर पार करने में 1 घंटे का समय यानी कि 60 मिनट का समय लगेगा। ठीक है,
जबकि पश्चिम जाने पर प्रति डिग्री देशांतर 4 मिनट अर्थात प्रति 15 डिग्री देशांतर या 1 घंटे का समय घटता है। ये जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे है बताना है कि यहाँ घटता है कब, पश्चिम जाने पर, और पूरब जाने पर समय क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है। ग्रीनविच रेखा को मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। यहाँ दोपहर के पूर्व का समय एनी मेरिडियन या एएम जो आप टाइम देखते हैं, तथा दोपहर के बाद का समय पोस्ट मेरिडियन जिसे कि पीएम कहा जाता है। ग्रीनविच मीन टाइम तथा भारतीय मानक समय आईएसटी जिसे बोलते हैं के बीच प्लस 5.5 घंटे का अंतर है, क्योंकि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय माना जाता है, जो कि आगे प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरता है ये। ठीक है। यदि भारत में शाम को 6:45 हो रहा है तो लंदन में इस समय मध्याह्न का 1:15 हो रहा होगा। इसका मतलब ये है कि शाम का अगर 6:45 बजा है तो लंदन में दोपहर का 1:15 हो रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब यही है। ब्रिटेन के अलावा कुछ ऐसे देश भी हैं जो जीएमटी से अलग होते हुए भी जीएमटी के मानक समय का उपयोग करते हैं, जैसे आइसलैंड है, आयरलैंड है, पुर्तगाल है, कनारी द्वीप समूह है स्पेन का, मॉरिटानिया है, माली है, सेनेगल है, असेंशन द्वीप है, गिनी बिसाऊ, सियरा लियोन, लाइबेरिया, ये सब अफ्रीकन देश हैं, आइवरी कोस्ट, बुर्किना फासो, टोगा, गाम्बिया, घाना तथा गिनी। ये वो देश हैं जो कि ब्रिटेन के नहीं हैं, ब्रिटेन के पार्ट नहीं, लेकिन तो भी ये जो ब्रिटेन का जीएमटी है ना उसको ही फॉलो करते हैं। जो समय ब्रिटेन में हो रहा होगा जीएमटी पे वही समय क्या हो रहा होगा यहाँ भी ये मानते हैं। ठीक है। तो अब है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंपॉर्टेंट है ये भी।